आज हम यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट पार्ट करेंगे, यानी कि आखिरी पार्ट है ये। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर, यानी कि अमेरिकन शक्ति पे, यानी कि अमेरिका की देश की जो शक्ति है, जो शक्तिशाली देश है अमेरिका इतना, और उसका जो वर्चस्व है दुनिया में, उसके लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं या अवरोधक हैं जो उसकी शक्ति को या उसके वर्चस्व को समाप्त कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। ठीक है, या चुनौती पेश कर सकती हैं। तो अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है या सीखा है कि जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, बड़े बड़े जो साम्राज्य हुए, वो उनका पतन या विनाश जो है उनके अंदर ही, कोई ना कोई साम्राज्य के अंदर ही कुछ ना कुछ अवरोधक या बाधाएं थी, उनकी वजह से हुआ था। ऐसे ही अगर अमेरिकन हिजेमनी की बात करें, अमेरिकन वर्चस्व की बात करें, तो उसके अंदर भी बाधाएं हैं, जो वो बाधाएं खुद हेजेमनी यानी कि वर्चस्व के अंदर ही, उसकी बनावट में ही है, जो कि एक दिन अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर देंगी। तो तीन तरह की ऐसी तीन तरह की ऐसी बाधाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो बाधाएं थी, ये 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका पे, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था 11 सितंबर 2001 को, उसके बाद ये जो बाधाएं हैं लगभग समाप्त सी हो गई थी, पर पिछले कुछ वर्षों में फिर से ये जो है ऑपरेट करने लगी हैं, यानी कि दोबारा से उभर करके आई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो सबसे पहली जो बाधा है, फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट, वो है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर अमेरिकन स्टेट का, यानी कि जो अमेरिका है उसकी जो संस्थागत बनावट है अमेरिका की, वो सबसे पहला जो है वो चैलेंज है या जो बाधा है अमेरिकन हेजेमनी के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है, यानी कि अमेरिका में शक्तियों का जो है वो बंटवारा, ठीक है, तीन ब्रांचेस के बीच में, तीन शाखाओं के बीच में, और ये जो है आपस में एक दूसरे को कुछ भी मनमानी करने से जो है वो रोकती हैं। तीन शाखाएं बात करें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये क्या करती है कि गवर्नमेंट के मनमाने ढंग से काम करने पे जो है नियंत्रण यानी कि ब्रेक्स लगाती हैं, और इसके साथ ही जो है अनियंत्रित रूप से, यानी कि मनमर्जी या मन मुताबिक जो है मिलिट्री का, अनरेस्ट्रेन्ड मिलिट्री का पावर का जो है यूज जो होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि कार्यपालिका के द्वारा, उस पर भी ब्रेक लगाती है। कौन? ये जो 3 ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्स्ट्रेंट यानी कि दूसरी जो अवरोधक या बाधा है, वो है ओपन नेचर अमेरिकन सोसाइटी का, यानी कि जो अमेरिकन समाज है या फिर अमेरिका के जो लोग हैं, वो बड़े खुले विचार वाले हैं। वो आपस में या एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ गलत होती है तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं, यानी कि वहाँ के समाज का जो ओपन नेचर है, ये दूसरा बाधक या अवरोधक है अमेरिकन हेजेमनी के लिए। पर अमेरिकन जो मास मीडिया है, यानी कि अमेरिका के जो जनसंचार के जो माध्यम हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, टीवी न्यूज़ चैनल्स हो गए, टीवी हो गया इत्यादि, जो है ये समय समय पर, टाइम टू टाइम, समय समय पर जो है इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करते रहते हैं पब्लिक ओपिनियन को, यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं उनका जो राय है, आम राय है, उसको प्रभावित करते रहते हैं, और उनका जो नजरिया है उसको भी प्रभावित करते रहते हैं, यानी कि जो अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। पर अमेरिका के जो लोग हैं, क्योंकि अमेरिका का जो ओपन सोसाइटी है, ओपन नेचर है, इसकी वजह से अमेरिका के जो लोग हैं उनके डीप सेप्टिसिज्म, यानी कि उनके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के, सरकार के जो उद्देश्य हैं और उनके जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है, डर बना रहता है। ठीक है, और इसी डर की वजह से कहीं ना कहीं जो है अमेरिकन जो सरकार है, ठीक है, वो कोई भी काम करने से डरती है जो कि गलत होता है। ठीक है, और यही जो अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर है, यानी कि लोगों का जो ओपन कल्चर है और जो लोगों का संदेह है गवर्नमेंट के प्रति, यही एक कॉन्स्ट्रेंट यानी कि अवरोधक या बाधा के रूप में काम करता है, जिससे कि यूएस जो है मिलिट्री है एक्शन, यानी कि यूएस कहीं भी जो है जो सैन्य एक्शन लेने से डरता है, कहीं भी ओवरसीज बाहर के देशों पर। ठीक है, तीसरा जो कॉन्स्टेंट है, तीसरा जो अवरोधक है, ठीक है, वो है नाटो। तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैन्य संगठन है, और इसके अंदर लगभग 30 देश हैं, 30 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो नाटो है, ये एक अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज है, जो भी बड़े बड़े लोकतंत्र देश हैं या प्रजातंत्र देश हैं, ये
ये नाटो का मेन उद्देश्य ये है कि पूरी की पूरी दुनिया में जो है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, बिना किसी अवरोध के, ठीक है, सिंपली स्मूथली जो है वो काम कर सके और जो पूरी देश या दुनिया जो है डेवलपमेंट कर सके। और किसी भी डेमोक्रेसी में या कहीं भी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनका काम होता है कि उसको जल्दी से जल्दी हटाए, उसको जल्दी से जल्दी सही करें। और इसके अलावा मार्केट इकोनॉमी चलाए, यानी कि ये जो नाटो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो है अर्थव्यवस्था को या जो बाजार हैं उनके सुचारू रूप से वो काम कर सकें, ये भी जो है पक्का करते हैं नाटो। इस नाटो का जो रोल है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं नाटो मॉडरेट करता है यूएस हेजेमनी को, यानी कि नाटो कहीं ना कहीं चेक करता है या नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है यूएस के वर्चस्व को। तो हमने 3 बाधाएं देखी। पहली बाधा थी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी का संस्थागत जो बनावट है। दूसरा हमने देखा ओपन नेचर अमेरिकन सोसाइटी का। और तीसरा नाटो जो है कहीं ना कहीं यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करता है और बैलेंस करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूएस, कि इंडिया के संबंध यूएस के साथ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कैसे रहेंगे। ठीक है, जब से भारत जो है आज़ाद हुआ है 1947 के बाद से। तो कोल्ड वॉर देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते के साथ ही जो है कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध शुरू हो गया था, और उसमें 2 मुख्य देश थे, एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ सोवियत यूनियन। तो इंडिया का जो झुकाव था वो थोड़ा सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर या सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा था। पर इंडिया जो है सोवियत यूनियन के साथ था कोल्ड वॉर के समय में, शीत युद्ध के समय में। पर सोवियत यूनियन का जो है कोलैप्स हो जाता है, यानी कि विघटन या डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 में। उसके बाद इंडिया जो है अलग थलग पड़ जाता है, बेचारा अकेला पड़ जाता है। और इंडिया जो है अपने आप को पाता है फ्रेंडलेस, यानी कि इंडिया का उस सोवियत यूनियन के विघटन के बाद कोई भी दोस्त नहीं बचता। और इंडिया जो है होस्टाइल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहता है, यानी कि एक ऐसे माहौल में इंडिया आ जाता है जहाँ पे उसको थोड़ा सा असहजता महसूस होने लगती है। पर इसी समय लगभग 1991 के आसपास जो है इंडिया ने एक नई पॉलिसी जो है अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, जिसकी वजह से जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो गई थी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। यानी कि इस पॉलिसी एलपीजी की पॉलिसी की वजह से इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जो है वो कनेक्ट हो गई थी, जिससे कि इस पॉलिसी की वजह से गुड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी कि जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी इंडिया की। और इसके साथ ही इंडिया के अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर बन गए थे यूएस और अन्य जो बड़े बड़े देश थे, यानी कि इंडिया का यूएस और रशिया और ये इत्यादि जो चाइना जैसे बड़े बड़े देश थे वो जो है साझेदार बन गए थे अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अब 2 फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, 2 कारक देख लेते हैं इंडिया और यूएस रिलेशन के, जो कि पिछले कुछ सालों में उभर करके आए हैं भारत और यूएस संबंध में। कुछ कारक देखते हैं। पहला तो है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो दृष्टिकोण है उसके बारे में। और दूसरा है रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, यानी कि जो इंडियंस अमेरिका में जा करके बस गए हैं और वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के डेवलपमेंट में और वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। और ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है। आइए देखते हैं कैसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि जो इंडिया जो 65% सॉफ्टवेयर जो बनाता है इंडिया, वो लगभग एक्सपोर्ट करता है यूएस को, यानी कि इंडिया में जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है उसका 65% हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है कि जो 35% जो टेक्नोलॉजिकल स्टाफ है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टाफ है, लोग हैं जो काम करते हैं, 35% बोइंग में, बोइंग एक मतलब विमान बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है। तो उसका जो 35% जो स्टाफ है, टेक्नोलॉजिकल स्टाफ है, वो इंडियन ओरिजिन का है, यानी कि भारतीय मूल का है। तो ये ऐसे जो है इंडियंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएस में। तीसरा, लगभग 3 लाख जो इंडियंस हैं वो यूएस के सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फिर से डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियंस। चौथा, लगभग 15% हाई टेक स्टार्टअप्स जो है वो इंडियन अमेरिकन्स जो है वो करते हैं, यानी कि जो नई नई जो बड़ी बड़ी कंपनीज खुलती हैं उसका जो 15% जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन अमेरिकन्स जो है ओपन करते हैं।
तो देखा हमने कि टेक्नोलॉजी में, अमेरिका की टेक्नोलॉजी में इंडियंस का क्या रोल है, तो कितना ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया की रिलेशनशिप जो है वो कैसी हो यूएस के साथ इस ग्लोबल हेजेमनी के पीरियड में। कुछ जो एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए इंडिया की रिलेशनशिप यूएस के साथ इस ग्लोबल हेजेमनी के पीरियड में, तो वो थ्री पॉसिबल स्ट्रेटेजीज यानी कि 3 तरीके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रुप है, जो पहले एनालिस्ट है, पहले जो विश्लेषक है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो वो देखते हैं वो मिलिट्री पावर के कंटेस्ट में देखते हैं। ये पहले जो एनालिस्ट हैं ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मिलिट्री पावर के कंटेस्ट में देखते हैं, और इनका कहना ये है कि इंडिया को अपने आप को अलूफ यानी कि अलग थलग रखना चाहिए यूएस से, यानी कि यूएस के साथ कोई भी नाता वगैरह नहीं रखना चाहिए, और उनको फोकस करना चाहिए खुद की नेशनल पावर पे, यानी कि खुद की राष्ट्रीय शक्ति जो है, खुद की शक्ति जैसे है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, और यूएस पे बिल्कुल भी नाता ना हो, या उस पर जो डिपेंडेंस है, ठीक है, वो बिल्कुल ही जीरो के बराबर हो। ठीक है, दूसरे तरीके के जो एनालिस्ट हैं, ठीक है, समीक्षक हैं, वो बात करते हैं कि यूएस के और इंडिया के दोनों की जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कन्वर्ज कर रहे हैं, सिमिलर है, यानी कि दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं, ठीक है, और एक जगह आकर के मिल रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, और ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ऐतिहासिक मौका है किसके लिए, भारत के लिए। कैसे कि भारत अभी इसलिए ऐतिहासिक मौका है कि भारत यूएस हेजेमोनी का जो है एडवांटेज उठा सकता है, यानी कि यूएस का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में, उसका फायदा उठा करके भारत अपने आप को ग्रो कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी वृद्धि कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है यूएस की हेल्प लेकर के। ठीक है, और ये जो, और इसके बाद में कह रहा है कि यूएस का जो अपोज करना, यानी कि यूएस का विरोध करना या उसके अगेंस्ट में जाना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ही जो है नुकसानदायक साबित हो सकता है। ठीक है, तो इस दूसरे तरह के जो समीक्षक हैं इनका मानना है कि यूएस के साथ मिलकर के काम करें और उसके अगेंस्ट में ना जाएं। पहले वाले कह रहे थे जो कि हमें यूएस से बिल्कुल अलग रह करके अपने राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना है, और जो तीसरे तरीके के जो समीक्षक हैं उनका कहना है कि इंडिया को जो है वो लीड करना चाहिए, यानी कि सबसे लीडरशिप लेनी चाहिए, प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ग्रुप का, ऐसे समूह का या कोएलिशन का, गठबंधन का, डेवलपिंग कंट्रीज का, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनको एकजुट करना है और उसको उनको लीड करना है, और ये गुट जो है इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए, ये गठबंधन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि ये अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन वर्चस्व को एक दिन खत्म कर दे। तीसरे समीक्षक जो है ये मानते हैं। तो अलग अलग समीक्षकों की हमने अलग अलग राय देखी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम, कि हेजेमनी के पार कैसे पाया जाए, क्या इसको खत्म किया जा सकता है, उसको देखते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो फ्यू फैक्टर्स, बहुत ही कम कारक हैं जो हेजेमनी या मिलिट्री पावर को, यानी कि वर्चस्व या सैन्य शक्ति को अमेरिका की चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम पावर है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई विश्व सरकार तो है नहीं जैसे देशों में होती है कि भाई देशों की सरकार तो सब कुछ कंट्रोल कर लेती है अपने अपने देश का, पर विश्व को कौन कंट्रोल करे, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका की हेजेमनी को कंट्रोल कर सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यानी कि बड़े बड़े जो संगठन हैं, ठीक है, उनकी भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि वो भी अमेरिका पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पे को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, वो पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति तो होती है और उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद नो सिंगल पावर, यानी कि कोई भी ऐसा देश नहीं है सिंगल जो अपने बलबूते पे अमेरिका की हेजेमनी को कोई खत्म कर सके। ठीक है, और उसके बाद में जो मिलिट्री कोएलिशन, यानी कि जो सैन्य गठबंधन अगर बनाने की सोची जाए अगेंस्ट यूएसए के विरोध में, तो वो भी नहीं हो सकता। उसका भी कारण है, उसका कारण ये है कि जो डिफरेंसेस हैं, जो मतभेद हैं बड़ी बड़ी शक्तियों में, ठीक है, दुनिया की, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, इनमें आपस में ही मतभेद है, इनकी आपस में ही नहीं बनती। ठीक है, जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के मतभेद चल रहे हैं लद्दाख में, ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और पूरी दुनिया के कोरोना को लेकर के भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो यूएस के खिलाफ जो है कोई एक तगड़ा सैन्य गठबंधन भी नहीं बनाया जा सकता, जिसके कारण है कि देशों के बीच में आपसी जो मतभेद है इस वजह से।
ठीक है। इसलिए फायदा यही है कि अमेरिका की जो हेजेमनी है, यानी कि जो हेजेमनी जो है उसका एडवांटेज, उसका फायदा उठाया जाए, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो की जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जरूरी है और ये इजीली हो सकती है अगर अमेरिका के साथ मिलकर के चला जाए। जैसे कि ट्रेड अच्छा हो सकता है, खासकर इंडिया के परिवेश में, कंटेक्स्ट में, संदर्भ में, तो ट्रेड अच्छा कर सकता है इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर के। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा सकता है, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका से मंगवा करके अपना डेवलपमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बुला सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है निवेश आ सकता है इंडिया में अगर इंडिया चलता है अमेरिका के साथ मिलकर के, और वर्किंग टुगेदर, साथ मिलकर के अगर काम करे तो और भी बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए ये जो है एडवाइस दी जाती है, ये सलाह दी जाती है कि इंडिया जो है बेनिफिट्स उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदे उठाए इंडिया या फिर दुनिया जो है, जो ऑपरेटिंग हेजेमनी सिस्टम जो चल रहा है, यानी कि जो वर्चस्व चल रहा है अमेरिका का दुनिया भर में, उसका फायदा उठाया जाए, ना कि अमेरिका का विरोध किया जाए, उससे लड़ाई की जाए, बल्कि उसके साथ मिलकर के डेवलपमेंट किया जाए। और इसी स्ट्रेटेजी को, यानी कि मिलकर के चलना और फायदा उठाना अमेरिका की हेजेमनी का, इसको बैंड वैगन स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक दूसरे ऑप्शन की, ठीक है, इस हाइट की। तो कुछ जो समीक्षक है उनके अकॉर्डिंग कि जो बड़े बड़े देश है ना, उनको थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए और अमेरिका की नज़रों से जो है बचकर रहना चाहिए, अमेरिका की नज़रों से छुप करके रहना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटेजी कुछ देशों ने अपनाई भी, चाइना ने अपनाई, यूरोपियन यूनियन ने अपनाई, रशिया ने अपनाई, ठीक है, कुछ इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। पर बड़े बड़े देश कितने दिनों तक ये अमेरिका से छुपके रहेंगे? ये छोटे मोटे जो देश हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं, ये तो फिर भी चलो छुपके रह सकते हैं, पर बड़े देश तो एक ना एक दिन फिर से उभर करके आएंगे और उन्हें जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ये जो छुपने की जो रणनीति है, ये बिल्कुल भी, ये छोटे स्टेट्स के लिए तो ठीक है, पर जो मेगा स्टेट्स हैं, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे इंडिया, रशिया, चाइना, ईयू, इनके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये ज़्यादा लंबे समय तक, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो छुप करके नहीं रह सकते। उसके बाद बात करते हैं कि अमेरिका की हेजेमनी को कोई देश या एक देश या कोई कोएलिशन यानी कि गठबंधन देशों का या समूह कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उनको चैलेंज करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि राज्येतर जो संस्थाएं हैं, राज्येतर जो संस्थाएं हैं वो अमेरिका की हेजेमनी को या पावर को चैलेंज कर सकती हैं या करेंगी। वो इकोनॉमिक फील्ड में और कल्चरल एरिया में, यानी कि आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ये अमेरिका की हेजेमनी को जो है वो चैलेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि बात करें एनजीओस की, जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये ही नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहा हूँ। एनजीओस हो गए, सोशल मूवमेंट्स जो सामाजिक आंदोलन है वो, और पब्लिक ओपिनियन जो लोगों की राय बनती है वो, ये सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और यही अमेरिका की हेजेमनी को इकोनॉमिक और कल्चरल एरियाज में जो है वो चैलेंज करेंगे। और इनको चलाने वाले जो हैं एनजीओस, सोशल मूवमेंट्स और जो पब्लिक ओपिनियन है, इनको जो इन्फ्लुएंस करेंगे, इनको चलाने वाले हैं इंटेलेक्चुअल्स, अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और आर्टिस्ट जो कलाकार हैं, राइटर्स यानी कि जो लेखक हैं, ये जो है इन नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। और इनके इंटेलेक्चुअल्स के, आर्टिस्ट के, राइटर्स के जो लिंक्स हैं ये अक्रॉस बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और इनके जो लिंक्स हैं, इनके जो संबंध है वो एक दूसरे से पूरी दुनिया में जो है वो तार जुड़े हुए हैं इनके, ठीक है। और ये लोग जो है अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि अमेरिकन जो है पॉलिसीज उनको क्रिटिसाइज करेंगे, यूएस पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ग्लोबल विलेज की, यानी कि हमें पता है कि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया एक विलेज है और यहाँ पे हम आपस में सभी के सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस विलेज का जो है एक हेडमैन है, यानी कि एक विलेज हेडमैन है, मुखिया है, जो कि आज के समय में हम जो है वो यूएस है, ठीक है। और यूएस का अगर बिहेवियर, अगर यूनाइटेड स्टेट्स का बिहेवियर अगर बहुत खराब हो जाता है या वो अपनी मनमानी करता है या अपने हिसाब से, अपने तरीके से पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश करता है, तो एक ना एक दिन उसका ये बिहेवियर इनटॉलरेबल यानी कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और फिर सिर्फ उसका सामना करना ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा सभी देशों के सामने, यानी कि फिर उसका अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो हमने इस
पार्ट में देखा कि कैसे अमेरिकन हेजेमनी को खत्म किया जा सकता है। आपस में कुछ लोगों के अनुसार अमेरिका के साथ मिलकर के चलने में ही फायदा है, कुछ के अनुसार उससे छुप के रहना चाहिए, कुछ के अनुसार उससे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, ठीक है, कुछ के अनुसार गठबंधन बना लेना चाहिए, पर वो भी नहीं हो सकता। और लास्ट में हम देखते हैं कि इसका जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा होगा, जो उसको इकोनॉमिक और कल्चरल एरियाज में जो है चैलेंज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।